नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान की खलाई एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्फ़ में इसरो भी कहा जाता है। यही जो है मुख्तलिफ रॉकेट और सैटेलाइट्स खला में भेजती रहती है। आज सुबह 9:18 पर इसरो ने अपना एक रॉकेट, जिसे SSLV D2 कहा जाता है, उससे 3 सैटेलाइट्स जो है उसके ऊपर लदे हुए थे, वो खला में भेजे और वो 450 किलोमीटर ज़मीन से दूर जो ऑर्बिट है उसमें गर्दिश करेंगे ज़मीन के चारों तरफ। अभी ये इसरो जो है इसके अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं। अभी जैसे GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसमें वो जो भी सैटेलाइट डालती है उसके थ्रू, मतलब रॉकेट जो है वो एक किस्म की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जो सैटेलाइट्स को धरती से ऊपर ले जाता है और उसके अपने महवर में या अपने ऑर्बिट में पहुंचाकर छोड़ देता है। तो GSLV जो है ना, वो 36,000 किलोमीटर ज़मीन से दूर उस ऑर्बिट में छोड़ती है और वो हमेशा ऐसी जगह पे रहता है कि जैसे हिंदुस्तान के सामने जब उसको छोड़ देंगे तो उसकी स्पीड जो है वो धरती की स्पीड से सिंक्रोनाइज करती है। तो हमेशा वो सैटेलाइट जो है उसका जो फुटप्रिंट होगा ना, वो हिंदुस्तान ही रहेगा। अच्छा, दूसरा है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दूसरे जो भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें सैटेलाइट डालने के लिए। और तीसरा अभी ये शुरू किया है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका अभी आपसे क्या छुपाना, 1-1.5 महीना पहले इन्होंने इसकी पहली परवाज़ भेजी थी और वो फैल गया। लेकिन फैल होना कोई जुर्म नहीं है। वो एक शेर है ना उर्दू में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम अपनी नाकामियों से सीखते हैं और अगर कोई नहीं सीखता है तो फिर वो गलत है। बाकी नाकामियों से सीख के आगे बढ़ के, अभी जैसे SSLV 1 फैल गया तो अभी SSLV D2 भेजा गया और खुदा के फजल से ये कामयाब गया और तीनों सैटेलाइट अपने अपने महवर में डाल दिए गए हैं। ये सैटेलाइट्स के मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक है EOS 07, दूसरा है जेनस 1 और तीसरा है आज़ाद सैट 2। और ये तीनों सैटेलाइट जो हैं 450 किलोमीटर ज़मीन से दूर जो ऑर्बिट है उसमें ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करते रहेंगे। इस सैटेलाइट की जो डायमेंशंस है वो भी मैं आपके आगे पेश कर देता हूँ। इसकी लंबाई 34 मीटर, डायमीटर या कतर जैसे बोलते हैं हम 2 मीटर है और वज़न इसका 120 टन है। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि IMF की टीम जो 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंची थी और 31 जनवरी से उनके पाकिस्तान वालों के साथ, वज़रात ख़जाना के साथ जो IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था $7 बिलियन का, उसका 9th रिव्यू जो क्वार्टरली रिव्यू होता है उसके बारे में मुज़ाकरात जारी थे। तो कल हमने आपको बताया था कि हमें लग रहा है और ऐसा मार्केट में भी इम्प्रेशन गेन कर रहे हैं कि दोनों साइड्स जो है, मतलब IMF और पाकिस्तान सरकार, किसी मुत्तफ़िका एक मतलब पॉइंट पे जो है इत्तेफाक कर चुके हैं और उम्मीद है कि शायद जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाए 1.1
US डॉलर की बिलियन डॉलर की जो मतलब एक किस्त है वो मिल जाए। तो वो हकीकत निकली और कल वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार ने ये बता दिया कि हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, IMF वाले जो है राज़ी हो चुके हैं ये जो है किस्त जारी करने में, लेकिन उन्होंने हमें ये मना कर दिया है कि आप फ़िलहाल इसका ऐलान न करें, क्योंकि अभी टीम कल वापस चली गई अमेरिका। वो उधर जाकर अपने जो उनके चीफ़ हैं उनके आगे सारे जो तफसीलात हैं उनके मुज़ाकरात के जो नेगोशिएशन के वो उनके आगे रखेंगे और फिर तकरीबन 2 या 3 रोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की अनाउंसमेंट वो खुद ही कर देंगे। उसके बाद फिर हम भी आपको बता सकेंगे कि किन शराइत पर हमें ये किस्त मिली है। नाज़रीन, उसका जो टीम का जो लीडर था उसका नाम था नेथन पोर्टर। उसने वज़ीर ख़ज़ाना को मना कर दिया था। पहले वैसे वज़ीर ख़ज़ाना ने कल कहा था इसहाक़ डार ने कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन बाद में जब नेथन पोर्टर ने उसको मना कर दिया तो फिर उसने बोला कि नहीं, ये टीम वापस जाएगी और बाद में वहाँ से वो अनाउंसमेंट करेगी तो फिर हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे, प्रेस वालों को और मुल्क को। लेकिन मोटा मोटी जो हमें समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि एक तो बिजली के नरखों में बढ़ावा किया जाएगा, बढ़ाए जाएंगे, इजाफा के गैस के भाव में भी इजाफा होगा और सनतों को जो मराहत दी जाती हैं, जो एग्जेम्पशंस होती हैं या सब्सिडीज़ होती हैं ना, उनमें कमी की जाएगी। अब वो किस किस सनत में कितनी कितनी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी या कितनी एग्जेम्पशन रद्द कर दी जाएगी, ये सभी 2-3 रोज़ के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के फॉरेक्स पोजीशन बहुत कमज़ोर है, सकीम है और कुछ रोज़ के बिल हमने आपको बताया था कि फॉरेक्स रिज़र्व जो है जस्ट 3.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं और जिसके हिसाब से ज़्यादा 3 हफ्तों तक का जो इंपोर्ट का है वो ख़र्चा उठा सकते हैं। और कल तो वैसे उन्होंने ये बताया कि अभी वो उससे भी कम हो गए, यानी 20 मिलियन डॉलर और कम हो गए, 2.9 जो है 200 मिलियन डॉलर कम हो चुके हैं, यानी 2.9 बिलियन डॉलर की हद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन क्योंकि उम्मीद बंदी है कि IMF ये किस्त रिलीज़ कर देगी तो कल स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी रही और पाकिस्तानी रुपए को भी मजबूती मिली और वो जो 278-80 तक पहुंच गया था डॉलर, कल 268 तक पहुंच गया, 268। नाज़रीन, PTI ने सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन के ख़िलाफ़, जो नैब कवानीन पास किए हैं इस हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ यानी उसको भाई क्वाश कर दिया जाए, इसके लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी। उसको 2-3 माह हो चुके हैं। तो कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसकी सुनवाई कर रहे थे तो उसने, जो वकील था PTI का, उससे पूछा उसने कि देखिए जी, जब नेशनल असेंबली में ये कानून पेश कर दिया जाता है तो आपके जो मेंबरान हैं PTI के, वो असेंबली में शरीक नहीं होते तो उसके ऊपर बहस मुबाहिसे में भी हिस्सा नहीं लेते और जब आप बहस मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेते तो फिर हुकूमत को ये आसानी हो जाती है कि वो अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर और बगैर किसी मुखालफत के, इख्तलाफ के वो कानून पास कर देती है। तो उसके बाद जब वो कानून पास हो जाता है तो फिर आप हमारे पास आ जाते हैं कि इसमें ये ख़राबी है, इसमें ये ख़राबी है और आप जो है इसको क्वाश कर दीजिए। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब ये कानून साजी का अमल हो रहा था असेंबली में, तो उस वक्त आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं अदा की, जो कि आपका न सिर्फ हक है बल्कि फ़र्ज़ भी बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा PTI के वकील से
कि इमरान खान को अगर नेशनल असेंबली में जाना ही नहीं है तो वो बैक वक्त मल्टीपल सीटों के ऊपर क्यों कंटेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी अभी जो 9 नेशनल असेंबली की सीटें खाली हुई थी उसके ज़मानी इंतखाबात हुए थे, तो 9 में से 8 सीटों पर इमरान खान खड़े थे। एक जगह हार गए कराची से, 7 जगह से वो जीत गए, लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं मैं तो असेंबली में जाऊंगा नहीं। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जब इमरान खान को असेंबली में जाना ही नहीं है तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट क्यों करता है, खड़ा क्यों होता है। ये सवाल उमर अता बंदयाल ने इमरान खान के वकील से पूछा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था वो जिन्होंने असेंबली की सीटों से इस्तीफ़ा दे दिया था पीटीआई के कुछ 123 मेंबरान ने पिछले साल के 9 अप्रैल के बाद, जब इमरान खान को हटाया गया था नो ट्रस्ट मोशन में। और फिर जब अभी महीना 1.5 महीना पहले राजा परवेज़ अशरफ जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उसने एक झटके में 35 इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर दूसरे 35 इस्तीफ़े मंजूर किए, तो इनको डर लगा। तो फिर ये 43 मेंबर जो है पीटीआई के वो दरख्वास्त लेकर ईसीपी के पास चले गए कि हम इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं। तो न तो उनसे ईसीपी मिला और न स्पीकर मिला। और उसी दिन फिर स्पीकर ने ये भी अनाउंस कर दिया कि 43 वो भी इस्तीफ़े मैं मंजूर कर चुका हूँ। और उसके साथ फिर ईसीपी ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि भाई वो डी नोटिफाई हो गए, डी सीट हो गए। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है पीटीआई के मेंबरान ने जो है अब कोर्ट गए, तो कोर्ट ने उनको ये जो है क्या बोलते हैं रिलीफ दिया। और कोर्ट ने वो जो ईसीपी का जो डी सीट करने का ऑर्डर था उसके ऊपर कोर्ट ने मनानामा दिया है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, यानी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया। और ये हक दे दिया नेशनल असेंबली को उन 43 मेंबरान को कि आप जाके असेंबली में शरीक हो सकते हैं। तो कल जब वो लोग असेंबली में गए तो अंदर असेंबली का इजलास हो रहा था, तो इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। अच्छा, अंदर जब असेंबली में इजलास हो रहा था तो राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं उन्होंने रूलिंग दी कि क्योंकि कोरम नहीं है, कोरम यानी मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि वो नहीं है, इसीलिए मैं आज का इजलास मुलतवी करता हूँ या प्रोराग करता हूँ। यानी कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कल का इजलास उसने प्रोराग कर दिया। और उसके बाद फिर वो जो बाहर खड़े थे 43 मेंबर उनको बता दिया गया कि आज का इजलास तो गया। तो फिर कल उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। उम्मीद है आज उनको अंदर जाने दिया जाएगा और वो फिर अपनी मर्ज़ी का लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब कर सकेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि वो गवर्नर को हिदायत दे कि क्योंकि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, इसीलिए गवर्नर नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अब उसके जब नोटिस निकाला गया गवर्नर को, तो गवर्नर की तरफ से कल उसका जवाब जमा कराया गया। तो गवर्नर ने अपने जवाब में कहा है कि मेरे पास जो एडवाइस आई थी चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से, मैंने तो उसके ऊपर उसको डिज़ाल्व नहीं किया था पंजाब असेंबली को। ये असेंबली जो डिज़ाल्व हुई थी क्योंकि वो आइन में ये शक है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर गवर्नर नहीं करता तो इट स्टैंड्स डिज़ॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। तो वो हो गई थी ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व। अब जब मैंने डिज़ॉल्व ही नहीं की तो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता कि मैं नए इंतखाबात की तारीख दूं। अब देखिए, अब इसके बारे में तो अभी फिर बहस मुबाहसा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और फिर देखें लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया है। वो तो तैयार हैं, कहते हैं हमें गवर्नर तारीख दें, हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट
और आर्मी से। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने पैसे मांगे हैं कि हमें पैसे दे दिए जाएं, इतना खर्चा होगा इलेक्शंस के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब क्या दिया है, हमारे पास पैसों की कमी है, पहले ही सैलाब ज़दगान के मदद में उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए हम पैसा देने की पोजीशन में नहीं हैं। उधर मिलिट्री वालों ने कहा कि हम अपने आदमी आपको नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क में जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब वो ECP फंस गई है, वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं, लेकिन न तो उनके पास पैसा है इसके लिए और न जो ज़रूरत जितनी है सिक्योरिटी की उतने बंदे हैं। तो फिर आखिर वो इलेक्शन कराए तो कराए कैसे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।